डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना घटित होती है जो सबको अचंभित कर देती है, क्योंकि शीत युद्ध विचारधाराओं का युद्ध था। इस युद्ध में दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने विचारों को एक दूसरे पर थोप कर अपना वैचारिक साम्राज्य स्थापित कर रही थी। लोकतांत्रिक देशों की संख्या तो बहुत थी और अमेरिका का उन पर प्रभाव था, परंतु सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद से प्रेरित होकर के चीन में भी इसी विचारधारा को अपना लिया। सोवियत संघ और चीन भाई भाई के रूप में प्रसिद्ध हुए। दोनों में समान विचारधाराएं वाली शासन व्यवस्था थी, परंतु चीन एक आक्रामक, एक विस्तारवादी नीति का शुरू से ही पुरजोर समर्थक रहा है और इसी विस्तारवादी नीति के कारण चीन का अपने बड़े भाई सोवियत संघ से भी द्वेष हो गया और इसी घटना को आज हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है चीन सोवियत संघर्ष। चीन में साम्यवादी विजय के बाद रूस ने, यहां पे रूस का मतलब होता है यूएसएसआर, रूस ने उससे हार्दिक संबंध स्थापित हो किए। उसके परिणाम स्वरूप 1950 में उसमें परस्पर सहायता एवं मैत्री संधि हुई। कुछ समय के लिए चीन सोवियत मैत्री ठीक प्रकार से चलती रही। दोनों देशों ने कोरिया युद्ध में सहयोग किया। चीन ने कड़ा संघर्ष किया और सोवियत संघ ने उसे सामग्री और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1957 में दोनों देशों ने एक सैनिक समझौता किया, जिसके अंतर्गत सोवियत संघ ने चीन को परमाणु शक्ति और अणु शस्त्रों के निर्माण में सहायता देना स्वीकार कर लिया। परंतु फरवरी 1956 में सोवियत संघ ने साम्यवादी दल की 20वीं कांग्रेस में खुर्शेव ने एक गुप्त भाषण में विकासशील राष्ट्रों में एक नई और संकटपूर्ण कटुता एवं वैमनस्य उत्पन्न कर दिया। खुर्शेव ने स्टालिन के व्यक्तित्व की उपासना की निंदा की तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता पर बल दिया। बीजिंग में इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया गया। माओ ने 1958 में बदला लिया। उसने एक ही झटके में चीन में साम्यवाद लाने के लिए ग्रेट लैप फॉरवर्ड की घोषणा कर दी। यह सोवियत संघ को एक प्रत्यक्ष वैचारिक चुनौती थी। 20 जून 1959 को सोवियत संघ ने अचानक 1957 की सैनिक संधि की आलोचना की और अपने सैन्य सलाहकारों को निकालने का आदेश दे दिया। 1962 में भारत चीन सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ। खुर्शेव ने चीन के विरुद्ध पक्ष लिया और भारत को दृढ़ कूटनीतिक समर्थन दिया। अतः अनेक वर्षों बाद विभिन्न बिंदुओं पर चीन सोवियत विवाद का विकास हुआ, परंतु इसका प्रधान तत्व वैचारिक था। माओ के अनुसार सोवियत संघ के समर्थक समाजवाद के साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध थे। न केवल वैचारिक तर्क समस्या का कारण बना, बल्कि सीमाओं का विवाद भी मुद्दा था। 19वीं शताब्दी के दौरान रूस ने चीन के उस विशाल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था जिस पर चीनी अब अपना दावा कर रहे थे। अब यह चीन स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति नरम रुख अपना रहा था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रादेशिक समस्या ही विवाद की मूल जड़ थी। 1970 के दशक के अंत तक यह प्रतीत होने लगा कि रूस और चीन दोनों विश्व साम्यवाद के
नेतृत्व के लिए अमेरिका का समर्थन पाने के प्रति परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। इस प्रकार ये दोनों देश सहयोग से विरोध की दिशा में आगे बढ़े। 1960 में सोवियत संघ ने चीन की सीमाओं के साथ अपनी सेनाओं को दृढ़ किया। चीन ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। 1964 में परमाणु बम का परीक्षण किया और इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनकी शस्त्र विद्या का अगला लक्ष्य अब सोवियत संघ था। इन सब कारणों से आने वाले दिनों में दोनों राष्ट्रों के मध्य परस्पर संबंध कटु हो गए। तो बात यह निकल के आती है कि विचारधारा एक हो और उनमें आपस में संघर्ष ना हो, ये जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक देश भी आपस में लड़ते हैं तो साम्यवादी देश भी आपस में लड़ सकते हैं। चीन और यूएसएसआर, वर्तमान में रूस जिसे कहते हैं, कि जो विचारधारा है वो एक है, साम्यवाद। परंतु जहां राष्ट्रीय हितों का मुद्दा है, जहां अपने अस्तित्व का मुद्दा है, वहां पर इनमें भी आपस में वैमनस्यता हुई, कटुता हुई, संघर्ष हुआ। यह घटना शीत युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ती है कि जिस विचारधारा को लेकर के दोनों महाशक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, उनको एक बात समझ में आई कि जिस विचारधारा को लेकर तुम इतना उत्सुक हो, वो विचारधारा कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि यदि राष्ट्रीय हित टकराएंगे तो एक विचारधाराओं में भी संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। थैंक यू।